यह कहानी एक काल्पनिक परिस्थिति पर आधारित हो सकती है। राजा और भिखारी के बीच संवाद उनका समाज और उनके जीवन की स्थिति को दर्शाता है। यह कहानी या विचार एक गहरी सामाजिक और नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन समय के साथ उसकी महिमा और ऐश्वर्य बढ़ते बढ़ते वह अपने कर्तव्यों को भूल गया था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी प्रजा को और अधिक खुश रखने के लिए वह एक बड़ा दान करेगा, लेकिन उसके पास धन की कमी हो गई थी। तभी उसने सोचा कि वह एक भिखारी से पैसे मांग सकता है। राजा ने राज्य के बाजार में जाकर एक भिखारी को देखा जो अपनी टूटी फूटी चादर में बैठा हुआ था और पैसे की भीख मांग रहा था। राजा ने भिखारी से कहा, तुम तो गरीब हो, लेकिन क्या तुम मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हो? भिखारी राजा की बात सुनकर चौंक गया और उसने राजा से कहा, महाराज, आप एक राजा हैं और आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। राजा ने कहा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है। तुम एक गरीब आदमी हो, लेकिन क्या तुम मुझे दान कर सकते हो? भिखारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप राजा हैं और आपके पास सभी सुख सुविधाएं हैं। मैं एक भिखारी हूँ और मेरे पास जो भी है वह मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रखता हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह मुझे बहुत कठिनाई में डाल रहा है। मैं अपनी गरीबी के बावजूद 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने की स्थिति में नहीं हूँ। राजा ने भिखारी के शब्दों को सुना और सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि भिखारी अपने जीवन में जितना संघर्ष करता है उतना ही उसका स्वाभिमान है। राजा ने भिखारी से माफी मांगी और सोचा कि धन के लिए उसे अपने कर्तव्यों से नहीं भटकना चाहिए। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, आप न केवल धन का महत्व समझते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि दान और दया का असली मूल्य क्या है। आप सच्चे राजा हैं जो अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए विचार करते हैं। राजा ने फिर भिखारी से वादा किया कि वह अपने राज्य में गरीबों की मदद करेगा और न्यायपूर्ण शासन करेगा, ताकि किसी को भी ऐसी स्थितियों का सामना न करना पड़े। यह कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है और यह भी कि दया और परोपकार का महत्व सबको समझना चाहिए, चाहे वह राजा हो या भिखारी। राजा ने भिखारी से माफी मांगने के बाद अपनी गलती को समझ लिया। उस दिन के बाद उसने यह ठान लिया कि वह केवल धन से ही नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और पद से भी लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। भिखारी से मिली शिक्षा ने राजा के दिल और मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ी थी। राजा ने सोचा कि यदि वह सचमुच अपनी प्रजा का कल्याण चाहता है तो उसे अपनी इच्छाओं और घमंड को छोड़कर अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। राजा ने उस भिखारी को धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तुमने मुझे यह समझाया कि धन और ऐश्वर्य के पीछे भागना एक गलत रास्ता है। क्या तुम मुझे अपने जीवन के कुछ और अनुभवों से भी शिक्षित कर सकते हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति हमारी आत्मा की शांति है। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मेरे अपने कर्मों पर आधारित होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वह आपको अंदर से संतोष और शांति देती है। यह सच्चा धन है जो किसी भी राजमहल में नहीं पाया जा सकता। राजा ने उसकी बातों को गहराई से सुना और सोचा कि यदि एक भिखारी इतना बड़ा सबक दे सकता है
तो वह अपने साम्राज्य के लिए क्या नहीं कर सकता। राजा ने तय किया कि वह अपने राज्य में लोगों के कल्याण के लिए एक नई नीति बनाएगा। राजा ने घोषणा की कि अब से राज्य में हर व्यक्ति को अपना काम करने के लिए पूरी आजादी होगी। राजा ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष योजना बनाई, जिससे वे अपनी मेहनत और हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बन सकें। उसने हर गांव में एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि अपने जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक कौशल भी सिखाए जाते थे। राजा ने किसानों के लिए एक नई योजना बनाई, जिससे उन्हें उचित दाम पर बीज और संसाधन मिल सकें। उसने गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यों का आयोजन किया। इसके साथ ही उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। राजा ने सोचा कि अगर एक समाज को सही दिशा दी जाए तो वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। कई महीने बाद राजा ने उसी भिखारी को फिर से देखा जो पहले उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। राजा ने भिखारी से पूछा, क्या तुम मेरी योजनाओं के बारे में सुन चुके हो? क्या तुमने देखा कि राज्य में बदलाव आ रहा है? भिखारी ने कहा, महाराज, मैं तो यही कहूंगा कि आपने सही रास्ते पर कदम रखा है। धन के बजाय आपने लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए जो काम किया है वह वास्तव में सराहनीय है। मुझे खुशी है कि आपने लोगों की मदद के लिए अपने शासन का उपयोग किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिले बिना शायद मैं कभी यह समझ नहीं पाता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तुमने मुझे जो सिखाया वही आज इस राज्य की असली संपत्ति बन गया है। भिखारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्ची संपत्ति न धन में है, न शक्ति में, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। आपने यह काम किया है और यही असली विजय है। राजा ने अपनी नई नीतियों के साथ राज्य में सुधार की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यह उसका अंतिम कदम नहीं था। वह समझ गया था कि जब तक समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग खुश और आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक उसकी सफलता अधूरी रहेगी। भिखारी से मिली शिक्षा ने उसे यह महसूस कराया कि एक सच्चे शासक का कर्तव्य केवल अपनी सत्ता को बनाए रखना नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की भलाई करना है। एक दिन राजा ने अपने महल में एक सभा बुलाई। राज्य के सभी प्रमुख मंत्री, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राजा ने सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय नागरिकों, आज से कुछ साल पहले मैंने अपने राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है लोगों के दिलों में शांति और संतोष। राजा ने फिर भिखारी के बारे में बताया और कहा, मुझे यह समझाने वाले व्यक्ति कोई उच्च पदस्थ अधिकारी या मंत्री नहीं थे, बल्कि एक साधारण भिखारी था जिसने मुझे असली जीवन का अर्थ सिखाया। उसने मुझे बताया कि हमें किसी भी स्थिति में दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चा धन तब होता है जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। राजा ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से यह अपील की, हमारे राज्य में अब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे और हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि हमारे समाज में कोई भी भूखा और दरिद्र न रहे। राजा की नीतियों ने राज्य में बड़ा बदलाव लाया। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और अनाज वितरण की योजनाओं को लागू किया गया। गांवों में खुदरा बाजारों को बढ़ावा दिया गया ताकि गरीब किसान और कारीगर अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकें। राजा ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया, जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।
राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसकी प्रजा में सामाजिक समानता का महत्व समझा जाए। उसने सख्त आदेश दिए कि कोई भी जातिवाद, भेदभाव या असमानता को सहन नहीं किया जाएगा। अब राज्य में किसी को भी तुच्छ या निम्न समझा नहीं जाता था। हर नागरिक को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी दी गई और उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि राज्य उनके कल्याण के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। समय बीतता गया और राज्य में बदलाव साफ तौर पर दिखाई देने लगे। राजा का शासन अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध बन चुका था। एक दिन भिखारी फिर से राजा के महल के बाहर आया। वह अब भी वही साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष और आत्मविश्वास था। राजा ने भिखारी को देखा और उसे तुरंत महल में बुलवाया। भिखारी महल के अंदर आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने बड़े सम्मान के साथ भिखारी से कहा, तुम्हारे द्वारा दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन ने हमारे राज्य को बदल डाला। तुम्हारी वजह से आज हमारे राज्य में सुख शांति है। भिखारी ने राजा की बातें सुनकर कहा, महाराज, आप वह इंसान हैं जो सच्ची शक्ति को पहचानते हैं। आपने अपने राज्य को इस तरह से बदल दिया कि अब हर व्यक्ति को सच्चा सम्मान और अवसर मिल रहा है। मैं केवल एक साधारण इंसान था, लेकिन आपने अपने दिल से समाज की भलाई के लिए काम किया। यह सच्चा सफलता का प्रतीक है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप नहीं मिले होते तो शायद मैं कभी यह समझ ही नहीं पाता कि सच्चे धन का मतलब क्या होता है। आपने मुझे यह सिखाया कि असली ताकत और संपत्ति तब होती है जब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। राजा और भिखारी के बीच हुई मुलाकात और उसके बाद के बदलावों ने राज्य के नागरिकों को एक नई दिशा दी थी। राजा ने जो कदम उठाए थे उससे राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय का वातावरण बना था। जब राजा को यह एहसास होता है कि उसकी नीतियां और काम तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत स्थिति पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। राजा ने भिखारी से मिली शिक्षा को लागू करने के बाद अपनी प्रजा के भले के लिए कई सुधार किए थे, लेकिन समय के साथ वह महसूस करने लगा कि कुछ गहरे और भी मुद्दे हैं जिनका समाधान सिर्फ योजनाओं और सुधारों से नहीं हो सकता। राज्य में कुछ लोग अब भी निर्धनता और गरीबी से जूझ रहे थे। बहुत से परिवारों के पास जरूरी संसाधन और भूमि नहीं थे जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें। राजा ने सोचा कि केवल सामाजिक योजनाओं से समस्याओं का हल नहीं होगा। उसने यह समझा कि गरीबी और भुखमरी की जड़ें समाज की संरचनाओं और भूमिकाओं में गहरे छुपी हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। राजा ने एक और कदम उठाया और अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ एक गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हमने बहुत सी योजनाओं को लागू किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि हम पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं तो हमें हमारी सामाजिक संरचना को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता होगी। हमें हर व्यक्ति को सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए एक मजबूत नींव बनानी होगी। राजा ने फैसला किया कि वह राज्य में भूमि सुधार और शिक्षा के अधिकार पर विशेष ध्यान देगा। उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि वे अपने जीवन में उन्नति कर सकें। साथ ही उसने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत के अनुसार पुरस्कार मिले, चाहे वह खेती कर रहा हो या कोई अन्य श्रमिक कार्य कर रहा हो। राजा ने कृषि भूमि का पुनर्वितरण किया ताकि गरीब किसानों को जमीन मिल सके। उसने उन लोगों को भी भूमि दी जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। राजा का यह कदम राज्य में एक नई उम्मीद का प्रतीक बना। कुछ समय बाद भिखारी फिर से महल आया। वह अब भी वही साधारण आदमी था,
लेकिन उसकी आंखों में गहरी संतुष्टि और खुशी थी। राजा ने उसे सम्मान दिया और कहा, तुमसे मिलने के बाद मैंने अपनी नीतियों में सुधार किया। मैंने राज्य के हर नागरिक को सम्मान और अवसर देने की योजना बनाई, लेकिन मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से सफल तब होंगे जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को खुद का मान और सम्मान महसूस हो। भिखारी ने राजा की बातों को सुना और कहा, महाराज, आपने जिस दिशा में कदम बढ़ाए हैं वह सराहनीय है, लेकिन एक बात याद रखें, परिवर्तन केवल बाहरी तौर पर नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता और सोच में होना चाहिए। यदि हम हर व्यक्ति को यह समझा दें कि वह समाज का एक अहम हिस्सा है, तो बदलाव और भी गहरा और स्थायी होगा। राजा ने भिखारी की बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि भिखारी सही कह रहा था। उसने तय किया कि वह न केवल सामाजिक सुधारों पर ध्यान देगा, बल्कि लोगों की मानसिकता और सोच को बदलने के लिए भी काम करेगा। राजा ने अपनी नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। उसने अपने दरबारियों से कहा कि अब हम केवल योजनाओं को लागू नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रत्येक नागरिक को यह महसूस कराएंगे कि वह समाज का अभिन्न हिस्सा है और उसे किसी भी रूप में कमतर नहीं समझा जाएगा। इसके लिए उसने जागरूकता अभियान शुरू किया और लोगों से उनकी राय और समस्याओं को समझने के लिए सशक्त संवाद स्थापित किया। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई जाएं, ताकि वे अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उसने रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया और यह सुनिश्चित किया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय मिले। समय के साथ राजा के राज्य में और भी बदलाव आए। अब राज्य में हर व्यक्ति को डोट सम्मान और अवसर मिल रहा था। कृषि, शिक्षा, रोजगार और न्याय के क्षेत्र में सुधार के कारण प्रजा का जीवन स्तर बढ़ा और समाज में संतुलन बना। राजा की दूरदृष्टि और भिखारी से मिली शिक्षा ने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां समाज के प्रत्येक सदस्य का सम्मान किया जाता था। राजा और भिखारी की यह कहानी इस बात की गवाह है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे कर्मों में है, और जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं तो हम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सत्ता और शक्ति तभी होती है जब हम अपने लोगों की भलाई और कल्याण के लिए काम करते हैं, और यह शक्ति किसी भी बाहरी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। राजा और भिखारी की यात्रा का यह अंत नहीं था, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया थी, जिसमें बदलाव और सुधार के हर कदम पर इंसानियत और समृद्धि की नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी। भिखारी ने राजा को जो सिखाया वह केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। राजा ने वह शिक्षा अपने राज्य में लागू की और राज्य को समृद्ध, न्यायपूर्ण और खुशहाल बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज का सच्चा उत्थान तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करें।